नमस्ते एवरीवन। आज हम पुत्र प्रेम प्रेमचंद जी द्वारा रचित पुत्र प्रेम इस कहानी को सारांश में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी का स्टार्ट हम कहानी के उद्देश्य से करेंगे और बीच बीच में हम इसके सारे कैरेक्टर स्केच को भी डिस्कस करेंगे। एट द एंड शीर्षक की सार्थकता देखेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि इस कहानी में हम डायलॉग के साथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूं ताकि आप लोगों को एग्जाम में मदद मिले। तो लेट्स स्टार्ट। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित पुत्र प्रेम कहानी एक धनी पिता जिनका नाम है बाबू चैतन्य दास, उनकी हृदयहीनता की कहानी है। पॉइंट वन। इस कहानी में अंत में हृदयहीनता से कहानी की शुरुआत होती है और अंत में हृदय परिवर्तन हो जाता है। यह एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में लेखक यह संदेश देते हैं कि मानवीय रिश्ते धन से अधिक मूल्यवान होते हैं। और ये भी कहा बताया गया है लेखक ने कि धन के लालच के कारण मनुष्य हृदयहीन हो जाता है, इमोशनलेस हो जाता है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इस कहानी में चैतन्य दास जी के मन की कमजोरियों को भी दिखाया गया है। तो ये था हमारी कहानी का उद्देश्य। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। तो बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र दैट इज इकोनॉमिक्स में को खूब पढ़ा था। पेशे से वे वकील थे। उनके पास दो तीन गांव और कुछ जमीन भी थी, जमींदार थे, बैंक में रुपए भी थे। परंतु उनका मानना था अर्थशास्त्र का जो प्रिंसिपल था, जो अर्थशास्त्र के नियम थे, वो ही उनके जीवन के स्तंभ थे, पिलर्स थे। उनका मानना था कि अगर कोई खर्चा सामने आता है तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या वह खर्चे से मेरा फायदा हो रहा है या किसी और का। अगर किसी का नहीं फायदा हो रहा है तो उनके लिए वह एक फिजूल खर्ची थी और वे फिजूल खर्ची कभी नहीं करते थे। बाबू साहब के दो पुत्र थे। एक का नाम था प्रभुदास, जो बड़े बड़े बेटे का नाम था, और छोटे बेटे का नाम था शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में एक श्रेणी मतलब एक क्लास का अंतर था। दोनों ही बेटे कैसे थे? चतुर। पॉइंट वन, चतुर होनहार युवक थे। पिता पर बहुत ही प्रेम करते थे। वे उच्च शिक्षा मतलब आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते थे। उनके पिता उन्हें इंग्लैंड भेजना चाहते थे और बैरिस्टर बनाना चाहते थे। बाबू चैतन्य दास अपने बड़े पुत्र का नाम था प्रभुदास, उनसे उनको बहुत आशाएं थी। वे उसे बैरिस्टर बनाना चाहते थे और उन्हें लगता था कि उनका बड़ा पुत्र उनकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और वो बहुत उत्साहित भी रहता था अपने जीवन और अपनी पढ़ाई को लेके। तो कहीं ना कहीं बताया गया है कि प्रभुदास पर पिता का विशेष स्नेह था। ओके। तो यहाँ पे हम बाबू चैतन्य दास का कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। वकील थे, अमीर थे, अर्थशास्त्र पढ़ा था, अर्थशास्त्र के सिद्धांत को अपने जीवन के सिद्धांत बना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, फिजूल खर्ची के विरोधी थे, बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करते थे, हमेशा लाभ और हानि का विचार करते थे, बहुत ही हृदयहीन कंजूस थे। परंतु कहानी के अंत में हृदय परिवर्तन हो जाता है। मानवीय रिश्तों से ज्यादा धन को अधिक का महत्व देते थे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी अगेन। कंटिन्यू। प्रभुदास जब बीए की परीक्षा उन्होंने दे दी, उसके बाद उनके बड़े बेटे को उनको बुखार आने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। एक माह तक रोज डॉक्टर आते थे परंतु उनका बुखार ज्वर कम न हुआ। दूसरे डॉक्टर आए फिर भी ना हुआ। प्रभुदास की हालत कैसी हो रही थी? धीरे धीरे वे कमजोर होते जा रहे थे, उठने बैठने की भी शक्ति नहीं थी। और उनका रिजल्ट आया बीए का, प्रथम श्रेणी में पास भी हुए, उत्तीर्ण, पास हो गए। परंतु उनके चेहरे पे कोई भी खुशी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बीमार थे, उनको अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। चैतन्य दास डॉक्टर को बुलाते, पैसे देते, दवा करवाते। 2 महीने हो गए पर दवा का तो असर ही नहीं हुआ। तो एक बार डॉक्टर साहब को चैतन्य दास उनके पिता ने पूछा कि इन्हें क्या हो गया, अब तक इन दवा का असर क्यों नहीं हो रहा है? तो डॉक्टर साहब ने कहा, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता था, कोई डाउट में नहीं रखना चाहता, परंतु उन्हें ट्यूबरकुलोसिस है। चैतन्य दास ने बड़ी चिंता से कहा, तपेदिक तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस। तो डॉक्टर ने कहा, हाँ सिम्टम्स तो वही है, लक्षण तो वही है। चैतन्य दास बोले भी कि मेरे खानदान में तो ये रोग किसी को नहीं हुआ। डॉक्टर कहते हो सकता है मित्रों से उनको ये जर्म्स कीटाणु मिले हो।
चैतन्य दास सोचते हैं, पूछते हैं अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर भी बोलते हैं कि फेफड़ों लंग्स तक अभी तक असर नहीं हुआ है, तो हो सकता है ठीक हो जाए। और वो ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि कंफर्म तो नहीं बता सकता, निश्चित तौर पे तो नहीं बता सकता, पर 3-4 महीने लगेंगे। जाड़ों तक यह रोग कम हो जाएगा, मीन्स विंटर तक यह रोग कम हो जाएगा। जब विंटर आएगा तब ये रोग थोड़ा कम हो जाता है, ठीक हो जाएंगे। और लंग्स तक तो अभी पहुंचा नहीं है, तो उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाए। चैतन्य दास क्या क्वेश्चन करते हैं, अच्छे होने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर पाएंगे, मतलब हायर स्टडीज के लिए मेंटल वर्क, हार्ड वर्क कर पाएंगे। डॉक्टर बोलते हैं मानसिक परिश्रम तो शायद ही कर पाए। चैतन्य से बोलते हैं ओके, तो इन्हें मैं पहाड़ी स्वास्थ्यालय में भेज दूं, सैनिटोरियम में भेज दूं, जहाँ पे रखा जाता है, खर्चा होता है, परंतु ठीक तो हो जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है कि वहां जाने के बाद भी जो उनका मानसिक परिश्रम है उससे तो उन्हें बचना ही चाहिए। क्योंकि चैतन्य दास पूछते हैं क्या वे पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे, तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं, मानसिक रूप से परिश्रम करने से उन्हें बचना ही पड़ेगा। मतलब मेंटल हार्ड वर्क करने में, ज्यादा पढ़ाई लिखाई वगैरह, उनसे तो बचना ही पड़ेगा। तो चैतन्य दास क्या हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं और बोलते हैं तब तो इनका जीवन ही नष्ट हो गया। मतलब अगर ज्यादा पढ़ लिखेंगे नहीं, आगे बीए हो गया है और पढ़ेंगे नहीं, मतलब तो लाइफ खत्म। ओके, तो धीरे धीरे गर्मी आ गई, उसके बाद बारिश भी आ गई, मतलब समय जा रहा है, प्रभुदास की हालत खराब होती जा रही है, दवा चल रही है। कभी कुछ दिन अच्छे लगते हैं, कुछ दिन उनकी हालत खराब होती है। जब कुछ अच्छे लगने लगती है तो वो क्या कर रहे थे, प्रभुदास पढ़े लिखे तो थे, बीए किया था, तो वो जो डॉक्टर्स के लेख आर्टिकल्स रहते उनको पढ़ते थे और उनसे अपनी जो बीमारी की हालत है उसकी तुलना, कंपैरिजन करते थे। और सोचते रहते थे अच्छा मैं अब इतना ठीक हूँ, इतना ठीक हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मानसिक वर्क कर रहे थे वो, मानसिक तौर पे तो परिश्रम कर ही रहे थे। तो 2-4 दिन ठीक हो जाते तो पुस्तक पढ़ते और फिर विलायत यात्रा, मतलब मैं बाहर जाऊंगा तो कैसे होगा, बाहर कैसा होता है, इस पे चर्चा करते। और जब फिर से 2-4 दिन के बाद तबीयत खराब होने लगती तो उनको अपना जीवन बोझ सा लगने लगता, वो निराश हो जाते। ऐसे करते करते बहुत महीने बीत गए, गर्मी बीत गई, बारिश बीत गई, उनकी हालत ठीक नहीं हुई। तो अब वो, उन्होंने अपने जीवन के बारे में चिंता करनी ही छोड़ दी थी। उन्होंने, मतलब किसने, उनके चैतन्य दास के बेटे प्रभुदास ने, अभी अब तो मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ, मतलब मानसिक रूप से वे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे थे। और वो फिलोसॉफिकल, दार्शनिक बातें करने लगे थे। खाने पीने की सुध नहीं थी, घर वालों से बचाकर वे औषधि, मतलब दवाइयाँ फेंक देते। मित्रों के साथ बैठ के बातें तो बहुत करते, और पर कुछ कोई पूछता कि तुम्हारी हालत कैसी, तो चिढ़ जाते। ऐसे ही फिर वो दार्शनिक बातें, फिलोसॉफिकल बातें करते, समाज में जो बुराइयां है उनके बारे में बातें करते, समाज की बुराइयों की निंदा करते, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स अभी, मतलब बाकी टॉपिक्स पे बातें करते थे। खुद के बारे में चिंता छोड़ दी थी करनी ही, उनको लगता था अभी मेरा तो जीवन बोझ सा उनको लगने लगा था। और ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे तो उनकी हालत हम देख रहे हैं। और उनके पिता, वो भी मन में सोचते थे कि ये सब दवा दारू में खर्चा तो कर रहा हूं, पर इससे लाभ की उम्मीद तो नहीं है। अर्थशास्त्र का प्रिंसिपल जो था, लाभ की उम्मीद तो नहीं है। पता नहीं, पर वो क्यों कर रहे थे, 2 कारण से खर्चा क्यों कर रहे थे, 2 कारण से। एक तो पुत्र प्रेम, और दूसरा समाज, लोग क्या कहेंगे, इस कारण भी वे धैर्य, पेशेंस रखे हुए थे, खर्चा कर रहे थे। करते करते जाड़े का मौसम आ गया, डॉक्टर आए, टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर अभी भी है। तो चैतन्य दास पूछते अरे अब तो जाड़ा आ गया, विंटर आ गया, अभी भी तुमको कुछ लग रहा है, कुछ फर्क है। तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं, अब तो ये रोग और बढ़ गया है। तो चैतन्य दास बोलते मतलब आपने तो मुझे भ्रम, डाउट में रखा। आपने मेरी सरलता, सरलता मतलब मैं जितना सिंपल हूँ, मेरे सीधेपन का फायदा उठाया। और मुझे आपने बोला था अरे जाड़े में ठीक हो जाएंगे, जाड़े में ठीक हो जाएंगे, विंटर तक ठीक हो जाएंगे, मतलब आपने मेरा फायदा उठाया, करके वे क्रोधित हो रहे। डॉक्टर डॉक्टर विनम्र, हम्बल है, और बोल रहे नहीं नहीं, मैंने तो अंदाजा लगाया था, और इस तरह की जो बीमारियां रहती है उसमें अंदाजा ही लग लग सकता है। मैंने कोई आपको भ्रम में डालने की, आपको
कुछ ऐसे मतलब खाली आपके पैसे खर्च हो उस तरीके से मैं आपको उल्लू नहीं बना रहा था। मैंने तो आपको भ्रम में डालने की कोशिश नहीं की, मेरा विश्वास करो। तो यहाँ पे हम डॉक्टर का कैरेक्टर स्केच फटाक से देख लेते हैं। डॉक्टर एक ईमानदार थे, चिकित्सक थे, अनुभवी चिकित्सक थे। उन्होंने सही जांच की थी, ट्यूबरक्लोसिस है इस बात का उन्हें पता लगा। उन्होंने ये बात चैतन्य दास को बोली, सच्चाई से ये भी बता दिया कि यह रोग मुश्किल है ठीक होना, पर हमें दवा करते रहना चाहिए। और नम्र भी थे, क्योंकि इतना गुस्सा होने के बाद भी उन्होंने नम्रता से, हम्बल थे, जवाब दिया। ओके। तो शिवदास, अब ये जब सब बात हो रही थी डॉक्टर और चैतन्य दास की, तभी शिवदास, कौन है शिवदास? चैतन्य दास का सेकंड नंबर का बेटा, वो छुट्टियों में आया हुआ था। तो वो अचानक कमरे में आ जाता है और वो बात संभाल लेता है कि अरे अरे डॉक्टर साहब, आप पिताजी को भी समझिए कि वो जिस तरह से गुजर रहे हैं तो उन्हें शायद कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा है, तो आप उनकी बातों को बुरा मत लगाइए, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, करके वो बात संभाल लेता है। तो हम शिवदास का भी कैरेक्टर स्केच यहाँ देख लेते हैं। शिवदास कैसे थे? पढ़ाई लिखाई में होनहार थे, और बाबू चैतन्य दास का छोटा बेटा था, पढ़ाई में तेज था, पिता की सारी बातें मानता था, भाई के लिए भी चिंतित था। और अंत में हम देखेंगे कि वो किस तरह इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनते हैं और अपने पिता और खानदान की आशाओं पे उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। तो यहाँ शिवदास का कैरेक्टर स्केच हमने देखा। और चैतन्य दास अपने पुत्र को बोलते हैं, अरे तुमको मैंने कितनी बार कहा है कि तुम बार बार यहाँ मत आ जाया करो, तुमसे रहा ही नहीं जाता। इस तरह बोलते हुए, डांटते हुए, प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं अपने पुत्र को। शिवदास भी बोलते हैं कि मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए, भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। सिर्फ यही एक डायलॉग है जो शिवदास ने कहा है, और वो डॉक्टर साहब से पूछ रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब इन्हें इटली के सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए, इटली पहाड़ी पे जहाँ पे रहे कहे खाए पिए और उनका इलाज शायद हो जाए। चैतन्य दास पूछते कितना खर्च होगा? 3,000। 3,000? ओ, तो फिर वो जब आएंगे तब तो ठीक होके ही आएंगे ना, ज्यो के त्यों लौट आएंगे। तो डॉक्टर कहते कि नहीं, ईश्वर की इच्छा, अभी साधारण बीमारियों में भी हम कुछ नहीं बोल सकते, तो ये तो ट्यूबरक्लोसिस है, पता नहीं। अब ये सुन के चैतन्य दास को लगा कि 3,000 खर्चा करने पर भेजे और बेटा ठीक होके नहीं आया, तो ये तो जहां फल ना मिले, फायदा ही ना हो, वहां पे पैसा खर्चा करना अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। मेरे जीवन मूल्य, हम, मैं तो यही बोलता हूँ, जहाँ फायदा हो उधर ही पैसा खर्चा करना चाहिए। तो अब इस बात पे इटली भेजना चाहिए कि नहीं, वाद विवाद शुरू होता है। और चैतन्य दास को लगता है कि ये बुद्धि भरा नहीं है, ये डिसीजन उन्हें नहीं भेजना चाहिए। शिवदास भी पहले तो पिता के साथ हो जाते हैं, परंतु यहाँ एंट्री होती है, उनके माता के बारे में बताया जाता है। उनकी माता का नाम है तपेश्वरी, आई रिपीट, तपेश्वरी। तपेश्वरी माँ एक, लेट्स सी द कैरेक्टर स्केच। तपेश्वरी माँ कैसी है? ममतामयी माँ है, बच्चों को बहुत प्यार करती है, पुत्र प्रेम के आगे धन का मोह नहीं है, पुत्र से ज्यादा प्यार करती है, मानवीय रिश्तों को वो ज्यादा महत्व देती है। वो बार बार अपने पति को समझाती है कि हमें अपने बेटे को भेज देना चाहिए, प्रभुदास को इटली में, पैसों का नहीं देखना चाहिए, हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, बैंक में भी रुपए हैं, जमीन जायदाद कुछ ले दे के भी उन्हें भेज देना चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि एक दुखी माँ है वो, अंत में जिसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और चैतन्य दास अंत में, अंत तक उनकी बात नहीं मानता है। तो चलिए आगे कहानी देखते हैं। वे अपने पति को किस तरह से मनाती है, कोशिश करती है, वे अपने पति के जो इमोशंस है, सद्भाव, उन्हें बार बार उनको बढ़ावा देने की कोशिश करती है कि आप तो कितने अच्छे हो। फिर धन की नश्वरता के बारे में बताती है कि धन मतलब पैसे तो हाथों का मेल है, खत्म हो जाता है, पैसों को क्या है, जीवन में मिट्टी है, मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में चले जाते, इस तरह की जो लोकोक्तियां है, दी नहीं गई है, पर धन के बारे में बता के, नश्वरता, धन कभी किसी का टिका नहीं है, इस तरह से समझा समझा के वो बताती है। अंत में वो रोती है, बहुत रोती है, जल बिंदुओं,
मतलब रो रो के बहुत कहती है, तब जाके चैतन्य दास मान भी जाते हैं कि अच्छा ठीक है बाबा, मैं भेज दूंगा। पर कब भेजूंगा, जब रुपये हाथ में आए। तो तपेश्वरी कहती है इसका मतलब कि आप तो भेजना ही नहीं चाहते। नहीं नहीं, भेजना तो चाहता हूं, पर अभी तो मेरे हाथ खाली है। तुम नहीं जानती क्या? कौन कहता है? चैतन्य दास। और बैंक में तो रुपये है, जायदाद भी है। 2-3 हजार का प्रबंध तो तुम कर ही सकते हैं। कितने हजार की जरूरत थी? 3 हजार रुपए की जरूरत थी बेटे को ठीक करने के लिए। तो चैतन्य दास अपनी पत्नी को देखते हैं, गुस्से से देखते हैं और बोलते हैं, अरे कैसी बातें कर रही है बच्चों से? तुम्हें नहीं पता कि ये सारा पैसा तुम हमारे पूर्वजों ने जमा किया हुआ है? पूर्वजों ने जो जमा किया है वो जायदाद और वो पैसा, मैं ऐसी किसी चीज के लिए खर्चा नहीं कर सकता हूँ जहां से मुझे कुछ होने की आशा ही ना हो, कुछ ठीक होने की, कुछ भलाई होने की आशा ही नहीं हो। ऐसी चीजों पे मैं खर्च नहीं कर सकता। तपेश्वरी बेचारी बोलती है, आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है, मतलब बेटे का भी तो है आधी प्रॉपर्टी पर हिस्सा। तो बाबू साहब, बाबू साहब कौन? चैतन्य दास बोलते, आधा क्या, मैं तो पूरा दे दूं, परंतु मैं ऐसा भावुक नहीं हो सकता और ऐसे धन का हास, धन को खर्चा नहीं कर सकता जहाँ पे इन रिटर्न मुझे कुछ मिलने की उम्मीद ना हो। तपेश्वरी को पता चल जाता है कि वह जीत कर भी हार गई। ऐसे करते करते 6 महीने हो जाते हैं। शिवदास, कौन है शिवदास? उनका सेकंड नंबर का पुत्र, छोटा बेटा, बीए पास हो जाता है। बाबू चैतन्य दास जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर, मतलब अपनी कुछ जमीन बंधक रखकर, हम कह सकते हैं मॉर्गेज रखकर कुछ पैसों का इंतजाम करते और छोटे बेटों को पैसों का इंतजाम करके इंग्लैंड भेज देते। और इस बात में 6 महीने हो जाते, परंतु अब तक बड़े बेटे को उन्होंने उसकी दवा के लिए इटली भेजना था, वो काम नहीं करते, पर छोटे बेटे को इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज देते, क्योंकि उनको अपनी इच्छाएं भी तो पूरी करनी थी। तो और वो जब उसे बंबई तक खुद छोड़ने भी जाते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं ये लगते, सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। मतलब उन्हें लग रहा था कि अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हमारा बेटा, छोटा बेटा हमारी आशाओं के अनुरूप फल देगा। बहुत खुशी खुशी आते हैं। उनके आने के 1 हफ्ते के बाद, छोटे बेटे को इंग्लैंड भेजने के 1 हफ्ते के बाद, बड़े बेटा अपनी सारी इच्छा आकांक्षाओं सपनों को लेकर क्या हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी के कारण परलोक सिधार जाता है, मर जाता है। अब यहाँ से एक एंड है। चैतन्य दास कहाँ पहुंचते? मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट वो प्लेस है जो गंगा किनारे वाराणसी में है। कहा जाता है कि वहां पे मणिकर्णिका घाट जो शमशान, वहां घाट पे चिता को अग्नि दी जाती है। चिता को अग्नि, डेड बॉडी को जलाया जाता है। अब वहां पे चैतन्य दास रो रहे हैं, उन्हें पुत्र प्रेम याद आ रहा है, अपना बेटा याद आ रहा है। कहीं ना कहीं अर्थ सिद्धांत अभी पीछे रह गए, उनके इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत थे पीछे रह गए, और उनको अपने बेटे के बारे में याद आ रहा है और लग रहा है, अरे मैं उसे इटली जा भेज देता, शायद प्रभुदास स्वस्थ हो जाता, ठीक हो जाता। हाय रे, मैंने 3 हजार का मुंह देखा और पुत्र रत्न से हाथ खो, पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। ये कहते कहते उन्हें ग्लानी, ग्लानी मतलब पश्चाताप हो रहा है अभी, उनको बुरा लग रहा है, और ये सब चल रहा है, उनके इमोशंस बह रहे हैं। तभी क्या हो रहा है, दूर कोई एक युवक क्या कर रहा है, एक अर्थी को लेते हुए, अर्थी मतलब एक बॉडी चीता के लिए लेके, जलाने के लिए लेके आ रहे हैं। किसका था अर्थी? युवक के पिता का था। वह अपने पिता को दादा कहकर बुलाता था। और अर्थी कैसे आ रही थी? ढोल वाले बजा रहे थे, ढोल बज रहे थे, फूल पुष्प डाल रहे थे, और बहुत आरती उतर रही थी, और बहुत सारे लोग अर्थी के पीछे पीछे चल रहे थे। तो जब बाबू साहब ने पूछा उससे कि अरे किस मोहल्ले से हो, तो युवक ने कहा हम तो देहात गांव से आए हैं, बहुत दूर से हैं, कल शाम से चले थे तब जाके आए थे, हमारा बाप को हम यहाँ लाए हैं। क्यों लाए हैं? दादा की अंतिम इच्छा थी कि मणिकर्णिका घाट पर हमको ले जाया जाए जाए। मणिकर्णिका घाट पे अगर चिता को जलाए तो दादा को इच्छा होगी कि वहां जलाना, ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। तो दादा की ये अंतिम इच्छा पूर्ति के लिए, दादा मतलब युवक के पिता की इच्छा पूर्ति के लिए, वे उसे मणिकर्णिका घाट, गांव में रहते थे इतनी दूरी पर, इतने सारे लोगों को लेके वो इच्छा पूर्ति के लिए आए हैं। चैतन्य दास देखते रहे, मरे हुए इंसान की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं।
अब चैतन्य दास को और बुरा लग रहा है। वो पूछ रहा है कि ये सब आदमी तुम्हारे साथ है? तो युवक बोलते हैं हाँ हाँ, 100 आदमी है, और ये सब करने में सैकड़ों उठ गए, मतलब बहुत सारे पैसों की खर्चा हो गई। परंतु इतना खर्चा करने के बाद भी चलो, मेरे बूढ़े पिता को मुक्ति, मुक्ति मोक्ष तो मिल जाएगा, धन तो है ही किस लिए। चैतन्य नस ने पूछा भी कि बीमारी क्या थी। युवक बोला अरे उन्हें तो ज्वर बुखार रहता था, 3 वर्ष तक खाट पर थे, 3 वर्ष तक पलंग पे थे। ठीक इलाज चल रहा था। मैं हरिद्वार गया, चित्रकूट गया, प्रयाग गया, सभी जगह पे गया, बहुत सारे वैद्य मतलब डॉक्टर को दिखाया, मैंने कुछ बाकी नहीं रखा। तभी युवक का एक और दोस्त आ जाता है, और वो साथी बोलता है किसको, चैतन्य दास को, कि साहब इन्होंने तो इतना खर्चा किया है, मतलब पत्थर के समान, ठिकड़े के जैसे उन्होंने समझा रुपयों को, और सारी पूंजी जितना पैसा था अपने पिता की दवा दारू में खर्चा कर दिया। भगवान सबको, नारायण सबको ऐसा ही बेटा दे। थोड़ी जमीन बची थी वो भी बेच दी, और अपने पिता की दवा करने के लिए। परंतु अंत में तो पिता मर ही गए। काल बलि के सामने आदमी की क्या चलती है, मौत आती है तब हमारी कुछ नहीं चलती है। तब युवक बोलता है गदगद इमोशनल होके, अरे रुपया पैसा तो हाथ का मेल है, आता है चला जाता है, जिंदगी रही तो मैं आगे भी कमा लूंगा। परंतु अगर मैंने मेरे पिता के लिए ऐसा कुछ भी चीज जो मैं कर सकता हूँ, और वो मैं अगर ना करता, तो आज मेरा मन मुझे धिक्कारता। मेरे मन को तो पता रहता ना कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की, मैंने सारी कोशिश कर ली, जो कर सकता था सब कुछ किया। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक ऋण था जो मेरे ऊपर, वो मेरा ऋण, एक भार चुक गया। एक ऋण मतलब एक कर्ज, मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया, मतलब मैंने कर्ज चुका दिया जो था। और अब मैंने अंत में उनकी जो इच्छा थी वो भी पूरी की, मणिकर्णिका घाट लेके आया। तो सुख शांति उनकी आत्मा को मिलेगी, मेरे पिता की आत्मा को। और अगर मेरे पिता की आत्मा सुखी है तो मेरा तो जीवन में कल्याण ही कल्याण है। पैसों का क्या है, पैसे तो आगे भी कमा लूंगा। यहाँ पे हम युवक को देखते हैं, युवक का कैरेक्टर स्केच कर लेते हैं कि युवक कैसा था। युवक अपने पिता से बहुत प्यार करता था, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उसने धन को भी नहीं देखा, उनकी सेवा की, और अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो भी बेची। और वो किसको ज्यादा अहम महत्व देता था, मानवीय रिश्तों को। और युवक के प्रेम को देखकर कहीं ना कहीं बाबू चैतन्य दास को अपनी हृदयहीनता, अपनी कंजूसी, अपने लालचपन पे शर्मिंदगी हो रही थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि युवक कैसा है, एक बहुत ही अच्छा बेटा है। अब बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। उनको लग रहा था सारी बातें उनको तीर के समान लग रही थी। उन्हें अपने हृदयहीनता मतलब हार्टलेस जो है वो लालच, उन्होंने मटेरियलिस्टिक चीजों को देखा, धन के लालच में रहे, अपने बेटे के प्रेम को वो ना पहचान पाए, रिश्तों को उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। और इस चक्कर में सिर्फ 3,000 रुपये, जबकि उनके पास थे, उनके बैंक में थे, चाहते तो उनके पास प्रॉपर्टी थी, कुछ ना कुछ करके वे अपने बेटे को भेज सकते थे और उसका जीवन बचा सकते थे। परंतु पुत्र मोह से ज्यादा उन्होंने धन का मोह किया, अपने बेटे की जान नहीं बचाई। और आज उनको इस बात का अफसोस हो रहा है, उनको इतना अफसोस हो रहा है कि अंत में हम देखते हैं लेखक के अनुसार कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और ये बात हमें कैसे पता चलती है, क्योंकि प्रभुदास की अंत्येष्टि संस्कार, मरने के बाद जो रीति रिवाज होते हैं उन रीति रिवाजों में वे हजारों रुपये खर्च कर देते हैं। और शायद उनको लगता है कि यही एक मात्र कार्य करके शायद उन्हें शांति मिलती। अब ये करके उन्हें शांति मिली या ना मिली, ये एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ कहानी खत्म होती है। बस हमने शायद सभी के कैरेक्टर स्केच देख लिए, पर उनके प्रभुदास, उनका बड़ा बेटा, उनका कैरेक्टर स्केच नहीं देखा, तो वो देख लेते हैं। प्रभुदास कौन था? बाबू चैतन्य दास का बड़ा बेटा, मेहनती, होशियार, आज्ञाकारी, पिता की हर बात मानता था, बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा के लिए बैरिस्टर बनना चाहता था, वह इंग्लैंड जाना चाहता था। पर उसे बीए के एग्जाम के बाद तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस हो गई। वह उससे ठीक ही नहीं हो पाया। उसने कोशिश की, अंत में वह उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा। और
उच्च शिक्षा के लिए जो सपने थे वो सपने ही रह गए। अंत में उसके पिता 3,000 रुपये के लिए उसे भेजते नहीं है, और वे अपने सपनों, अपनी इच्छाओं को अपने साथ ही लेके ट्यूबरक्लोसिस से अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ कहानी खत्म होती है। शीर्षक की सार्थकता अगर हम देखेंगे कि इस कहानी का नाम पुत्र प्रेम क्यों रखा, तो हमें लगता है कि कहानी की शुरुआत से अंत तक यह कहानी चैतन्य दास के मन की कमजोरियों को दिखाता है, एक पुत्र और प्रेम के ऐसे रिश्तों को दिखाता है जहाँ कहानी के शुरुआत में एक पिता ने पुत्र से ज्यादा धन, पुत्र प्रेम से ज्यादा धन की ओर ज्यादा मुंह दिखाया। धन के लालच के कारण वे किस तरह बर्बाद हो जाते हैं, और अंत में उनकी पुत्र की मृत्यु के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वे अब पश्चाताप की अग्नि में जल रहे होते हैं। तो इस पूरी कहानी में शुरुआत से लेके अंत तक पुत्र प्रेम को दर्शाया गया है। इसलिए पुत्र प्रेम ही कहानी की का शीर्षक हो सकता था। यही शीर्षक की सार्थकता है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।